हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैड अबाउट बायो। आई एम शिवानी अग्रवाल। सो गाइज, आज हम अपना स्टार्ट करेंगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का पार्ट 2। देखो, फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था, बहुत शॉर्ट वाला अपलोड करने वाली हूँ, तो उसमें हमने बहुत बेसिक बेसिक चीजें कवर अप किया था। आज के लेक्चर में हम ट्राई करूंगी कि आपका चैप्टर का मैक्सिमम से मैक्सिमम पोर्शन कवर अप करा दूं। तब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से, जहां पे मैंने आपको, देखो लास्ट में आपको दिखा देती हूँ। लास्ट हम लोग क्या कर रहे थे, लास्ट मैंने आपको ये डायग्राम में सारे पार्ट समझाए थे। इससे पहले स्लाइड में मैंने आपको सारे पार्ट्स लिखवाए थे कि कौन कौन से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पार्ट्स आते हैं, लाइक नॉस्ट्रल्स, नेसल चैम्बर, इंटरनल नैरिस, फेरिंग्स, लैरिंजोफैरिंक्स। ये सब आपने आई होप नोट डाउन कर लिया होगा। क्लियर? अब इन सभी पार्ट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। यहाँ पे मैंने आपको कुछ बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन दी थी, उन इंफॉर्मेशन को एक एप्रोप्रिएट मैनर में मैं आज आपको यहाँ पे लिखवाऊंगी। देखो, अब सबसे पहले ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक डायग्राम आपकी एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। अब आपको इतना तो पता ही है कि डायग्राम की लेबलिंग हमारे लिए करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो डायग्राम में सबसे पहले आपको दिखा है यहाँ पे एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या होता है? एपिग्लोटिस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। इट इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो कि क्या काम करती है? इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड। क्या काम कर रही है ये? इट प्रिवेंट एंट्री ऑफ फूड। किसके अंदर फूड एंटर ना हो जाए? इनटू द विंड पाइप। आपके विंड पाइप के अंदर फूड की एंट्री ना हो जाए, इस चीज को प्रिवेंट करता है एपिग्लोटिस, जो कि एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। फिर इसके नीचे आता है आपका लैरिंग्स, जिसको हम क्या बोल रहे थे? वॉइस बॉक्स हम जिसको बोलते हैं। ये चीजें हमने देखा था नहीं? तो ये एनसीईआरटी में आपका डायग्राम है, तो इसकी लेबलिंग करना जरूरी है। फिर इसके बाद आपका आता है ट्रेकिया, जिसको हम बोलते हैं आपका विंड पाइप। ये आपका ट्रेकिया विंड पाइप हुआ। अब विंड पाइप के अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं कार्टिलेजिनस रिंग्स। कार्टिलेजिनस रिंग्स जो कि किस शेप की होती है? लास्ट लेक्चर में बताया था ना मैंने आपको, दीज आर ऑफ सी शेप्ड, इसीलिए हम इनको इनकम्प्लीट रिंग्स बोलते हैं। सी शेप की होती है, जैसे ये आपकी ट्रेकिया है, इसके जस्ट बिहाइंड साइड में ना इसोफेगस प्रेजेंट होता है। इसोफेगस क्या है? फूड पाइप है। अब आप खुद देखो, इसकी कवरिंग है आपकी ये यहाँ पे, तो ये क्या फुल पूरी कंप्लीट हो पाएगी? नहीं कंप्लीट हो पाएगी ना, ये इतना आएगा यहाँ पे। इसकी शेप क्या बन रही है? सी। और पीछे की साइड, इसके डोर्सल साइड में क्या आ गया? इसोफेगस आ गया। दैट्स वाई कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट रिंग। तो बच्चों यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है कि आपकी जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं, ये कंप्लीट होती है या फिर इनकम्प्लीट होती है। देन अब ट्रेकिया फिर आगे आके आपका डिवाइड हो जाता है। कहाँ पे डिवाइड होता है? कौन से थोरेसिक वर्टिब्रा पे? ये आगे डिवाइड हो जाता है लेफ्ट एंड राइट में। इसको हम बोलते हैं एट फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। आई थिंक ये वाली चीजें ना, देखो अब आप लोगों को याद हो जानी चाहिए। थोरेसिक वर्टिब्रा पे ये डिवाइड हो जाएगा। फिर आगे बनेगा प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी, टर्शियरी ब्रोंकी। फिर उसके बाद आएगी रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं आपकी एल्वेलाई। इन एल्वेलाई की जो आउटर लेयर होती है, जिनकी मेम्ब्रेन होती है, वो बहुत थिन मेम्ब्रेन होती है। दिस इज अ वेरी थिन मेम्ब्रेन, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है? आपका डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो जाता है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। क्लियर? अब ये आपका क्या है यहाँ पे? कट एंड ऑफ रिब्स, बिकॉज हमने इसका क्या किया? ट्रांसफर सेक्शन लिया हुआ है, तो ये आपके रिब्स का कट एंड दिख रहा है। ये आपके ब्रोंकस है, दीज आर योर लंग। ये आपका राइट लंग, ये आपका लेफ्ट लंग। अब राइट लंग जो आपका होता है, इस राइट लंग के अंदर आपके ऐसे 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट लोब, सेकेंड लोब एंड थर्ड वन लोब। अब 3 लोब क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर 2 फिशर प्रेजेंट होते हैं। पहला फिशर का नाम लिखो क्या होता है? फर्स्ट फिशर को हम बोलते हैं आपका ट्रांसवर्स फिशर। ट्रांसवर्स फिशर की वजह से आपका जो लंग है वो 2 पार्ट्स में, फर्स्ट सेकंड ऐसे। अब फिर नेक्स्ट फिशर कौन सा होता है? इसको हम बोलते हैं ओब्लिक फिशर। ओब्लिक फिशर। अब इन 2 फिशर आपके राइट लंग में प्रेजेंट है, बट लेफ्ट के अंदर तो बेटा सिर्फ एक फिशर प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं ओब्लिक फिशर, जिसकी वजह से आप लेफ्ट लंग को सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड कर पाओगे। मींस उसके अंदर सिर्फ 2 लोब्स प्रेजेंट होंगे। ऑब्लिक फिशर। तो ऐसे आप बोल सकते हो ना कि आपका जो राइट लंग है उसके अंदर 3 लोब्स प्रेजेंट है, वो 3 लोब्ड है।
और जो आपका लेफ्ट लंग है वो 2 लोब है। क्लियर। अब आप देख रहे हो इसके जो सेंटर में प्रेजेंट है आपका ये हार्ट, तो हार्ट की वजह से ना आपका जो लेफ्ट लंग है वो थोड़ा सा बेंड होगा, एक नोच यहाँ पे बन गया है, बन रहा है नहीं बन रहा है, इसी नोच को हम बोलते हैं आपका कार्डियक नोच। दिस इज नॉन एज कार्डियक नोच। बताओ ये वाली चीजें जो एनसीईआरटी डायग्राम आपको बता रही है सब क्लियर हो रहा है नहीं? अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपका जो लंग्स होता है उसके अंदर 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है। जो इनर वाली लेयर है आपकी, इनर वाली लेयर आपकी ये रही, एंड इसके बाहर होते एक आउटर लेयर। इनको मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी कि इनर एंड आउटर में कैसे कैसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है। सिर्फ डायग्राम का लेबलिंग मुझे बताओ आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है पूरे डायग्राम का लेबलिंग? चलो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं आपका एक एक पार्ट पढ़ना। सबसे पहले आपका आता है नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स क्या होता है? नोस्ट्रिल्स आर द होल्स ऑफ नोज। इनको हम बोलते हैं होल्स ऑफ द नोज, या फिर इसी को ही हम एक्सटर्नल नेरिस भी बोल देते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल नेरिस। क्लियर ये चीज? अब सेकेंड पार्ट पे आपको याद रखना है नेजल चैम्बर या फिर नेजल कैविटीज जिसको हम बोलते हैं। नेजल कैविटीज क्या होता है? आपकी नोज के अंदर 2 कैविटीज हैं, जैसे कि दिस इज योर नोज, तो ये तो हो गए आपके नोस्ट्रिल। इसके साथ साथ आपकी नोज के अंदर यहाँ पे बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट होता है। दोनों नेजल कैविटी, एक ही कैविटी एक ही कैविटी, दोनों कैविटी आपकी सेपरेट होती हैं बाय अ नेजल सेप्टम, जो कि एक कार्टिलेजिनस का बना है। कार्टिलेजिनस का आपका ये बना होता है। अब जो ये अंदर की सारी कैविटी है ना, इसी को हम बोलते हैं आपका नेजल कैविटी। क्लियर हुआ नेजल कैविटी वाला पार्ट आपका? फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर। अब नेजल चैम्बर को ना हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नेजल चैम्बर को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? इसको थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। पहला पार्ट होता है आपका वेस्टिबुलर पार्ट, वेस्टिबुलर पार्ट। सेकेंड पार्ट होता है आपका यहाँ पे रेस्पिरेटरी पार्ट। Second one is your respiratory part and the third one is your olfactory part. अब देखो तीनों पार्ट का अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। आपको जो वेस्टिबुलर पार्ट होता है ये वाला आपका हेयरी स्किन से लाइंड अप होता है, हेयरी स्किन से लाइंड अप होता है, जो क्या काम करता है? आपकी नोज के अंदर कोई भी डस्ट पार्टिकल्स अगर जा रहे हैं उनको ट्रैक करने का ही काम करेगा। वेस्टिबुलर पार्ट में आपका जो हेयरी स्किन वाला पार्ट है वो आ जाएगा। अब रेस्पिरेटरी पार्ट जो होता है आपका वो लाइंड अप होता है सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से ये आपका लाइंड अप होता है, जो एक टाइप से एयर कंडीशनर की तरह काम करता है। एयर कंडीशनर की तरह काम करता है। जो एयर आपने इंस्पायर्ड किया, जो ऑक्सीजन आपने इंस्पायर्ड किया, उस ऑक्सीजन को आपके बॉडी टेम्परेचर के साथ मेंटेन कराने का काम करती है। मींस जो आपकी इंस्पायर्ड एयर है उसको क्या करेगी? आपके बॉडी टेम्परेचर तक लेके आएगी। ब्रिंग द इंस्पायर्ड एयर एट बॉडी टेम्परेचर। अब ओल फैक्ट्री पार्ट का काम क्या होता है? ओल फैक्ट्री पार्ट आपका लाइंड अप होता है बाय ओल फैक्ट्री एपिथेलियम, ओल फैक्ट्री एपिथेलियम। और इसी ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम को हम बोलते हैं आपका शैनिडेरियन मेम्ब्रेन। ये आपका क्वेश्चन कभी कभी एनसीईआरटी से आउट ऑफ आ जाता है कि जो आपकी नोज का ऑल्फैक्टरी पार्ट है वो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम से लाइंड अप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम शैनिडेरियन मेम्ब्रेन उसको हम बोलते हैं। क्लियर ये वाला पार्ट आपको नेजल चैम्बर वाला। अब नेजल चैम्बर के बाद नेक्स्ट पार्ट आपका आता है फेरिंग्स, जिसको मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरा पढ़ा चुकी हूँ। आपका फेरिंग्स का पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, उसके अंदर ओरोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स, वो सारे पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं। तो फेरिंग्स का एक कॉमन क्या काम था? इट इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। फूड और एयर दोनों के लिए ये आपका एक कॉमन पैसेज की तरह काम करता है। जैसे कि ये यहां से आपका फूड भी आ रहा है
और आपकी एयर भी आ रही है, ऑक्सीजन भी आ रही है। फिर ये आगे जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक बना लेगा ट्रैकिया और एक बन जाएगा ईसोफेगस। ऐसे ट्रैकिया के ऊपर लाइंड अप होंगे ऐसे कार्टिलेजिनस रिंग्स, कार्टिलेजिनस रिंग्स। ये पार्ट क्लियर। अब इसके साथ साथ यहाँ पे प्रेजेंट, अब ये ट्रैकिया के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है एपिग्लोटिस, जो मैंने अभी बताया था आपको, ताकि बिकॉज यहाँ से फूड और एयर दोनों आ रहा है, अभी फूड यहाँ पे एंटर ना हो जाए, तो ये ओपनली क्या होता है ना, क्लोज ओपन होता रहता है आपका ये। अगर फूड पार्टिकल आपका एंटर हो जाएगा आपके विंड पाइप में, तो आपकी ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी विंड पाइप में, तो आपको सफोकेटिंग फील हो सकता है। अब नेक्स्ट आता है आपका लैरिंग्स। लैरिंग्स को ही हम क्या बोलते हैं, लैरिंग्स इज ऑल्सो नॉन एज आपका वॉइस बॉक्स, एडम्स एप्पल। एंड ये सबसे ज्यादा डेवलप किसके अंदर होता है, मैन के अंदर, इज मोर डेवलप्ड इन मैन। मैन के अंदर सबसे ज्यादा ये आपका डेवलप होता है। अब आप देखो, जैसे ही एयर आपकी लैरिंग से टकराएगी तो ये क्या करेगा, अपने अंदर से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेगा। जैसे ही एयर लैरिंग्स के ऊपर आएगी तो इसके अंदर से वाइब्रेशंस निकलेंगी। अब जैसे ही वाइब्रेशन निकलेंगी तो इसके अंदर वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। टू टाइप के वोकल कॉर्ड होते हैं, एक होता है आपका ट्रू वोकल कॉर्ड, एक होता है फॉल्स वोकल कॉर्ड। ट्रू वोकल कॉर्ड एंड एक होता है आपका फॉल्स वोकल कॉर्ड। अब ये जो ट्रू और फॉल्स, जो ट्रू वोकल कॉर्ड है ये आपका इनर पेयर होता है, इनर साइड में प्रेजेंट होता है लैरिंग्स के, इसलिए हम इसको इनर पेयर बोलते हैं, पेयर में प्रेजेंट होता है। फॉल्स वाला आपका आउटर वन होता है। तो जैसे ही वाइब्रेशन लैरिंग्स के ऊपर आई तो वो वाइब्रेशंस को साउंड में प्रोड्यूस करने का काम हो गया हमारे ट्रू वोकल कॉर्ड का। अब फिर इसके बाद क्या हो जाएगी, साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी, यहां से आपकी साउंड प्रोड्यूस होगी। अब साउंड की जो पिच है वो किस चीज पे डिटरमाइन करेगी, जितना ज्यादा आपका इस ट्रू वोकल कॉर्ड के ऊपर टेंशन आएगी उतनी ही ज्यादा आपकी साउंड की पिच होगी। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, हायर द टेंशन ग्रेटर विल बी साउंड। बताओ, अब क्लियर हुआ लैरिंग्स वाला पूरा पार्ट आप लोगों को। एंड वोकल कॉर्ड्स ही क्या होता है, वोकल कॉर्ड्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ योर म्यूकस फोल्ड्स ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स के अंदर कुछ फोल्ड्स होता है इस टाइप से, यही नहीं, जो इसके म्यूकस वाले फोल्ड है उनका मॉडिफिकेशंस होते हैं। तो ये भी आप नोट डाउन कर लो, दीज आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ, या फिर मॉडिफिकेशन ऑफ या म्यूकस फोल्ड्स ऑफ लैरिंग्स। बताओ, ये वाला पार्ट पूरा क्लियर हुआ आपका लैरिंग्स तक। अब लैरिंग्स के बाद क्या आएगा यहाँ पे, लैरिंग्स के बाद आपका आता है ट्रेकिया। यस, वन मोर थिंग, आपको एक और चीज याद रखनी है, जो ये लैरिंग्स होता है ना इसके अंदर आपका कुछ कार्टिलेजिनस होता है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ये लैरिंग्स आपका 9 कार्टिलेजिनस रिंग से बना होता है, 9 कार्टिलेजेस से बना होता है। इस 9 कार्टिलेजेस में से 3 तो पेयर्ड होते हैं, तो 3 पेयर्ड मतलब 6 हो गए, और 3 सिंगल होते हैं। आप लिख लो इसको, लैरिंग्स कितने कार्टिलेजेस का बना होता है, 9 कार्टिलेजेस का बना होता है। इन 9 कार्टिलेजेस में से 3 तो आपकी पेयर्ड होंगी, 3 कार्टिलेजेस आपके सिंगल होंगे और 3 ही आपके पेयर्ड होंगे। 3 पेयर्ड का मतलब टोटल 6 हो गए ना, और 6 + 3 9। क्लियर ये चीज। चलो, अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया को ही मैंने आपको बताया था अभी विंड पाइप बोलते हैं। वो कितने, आपके 16 से 20 इनकम्प्लीट सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग से कवर्ड होता है। लिखो इसको भी फिर से, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस सी शेप्ड रिंग्स। और ये क्या काम करती है रिंग्स, दे प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया।
कोलैप्सिंग ऑफ ट्रेकिया की कोलैप्सिंग को प्रिवेंट करती हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और फिर यही ट्रैकिया आपका फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पे आके डिवाइड हो जाता है टू पार्ट्स में। एक हो जाता है आपका राइट ब्रोंकी और एक हो जाता है आपका लेफ्ट ब्रोंकी। फिर यही ब्रोंकी प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस, ये पूरा हमें डिटेल में पढ़ना है। इतना बताओ क्लियर हुआ है नहीं? ट्रैकिया तक क्लियर हुआ? चलो अब हम पहले देख लेते हैं एनसीईआरटी हमारा क्या लिखते हैं। हमने जितनी चीजें पढ़ी वो सब एनसीईआरटी से कवर्ड अप थी या नहीं। देखो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हम पढ़ रहे हैं। अब देखो वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स, पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट होते हैं जो ओपन हो रहे हैं आउट हमारे अपर लिप के ऊपर अबव साइड में। इसी के थ्रू आपका क्या आता है नेजल चैम्बर, जिसमें आपका पूरा नेसल पैसेज होता है। नेसल पैसेज आपका एक ओपन होता है फेरिंग्स के अंदर, जो कि एक कॉमन पैसेज है किसके लिए? फूड और एयर के लिए। ये हमने चीज कवर कर लिया। फेरिंग्स फिर ओपन हो जाता है किसके अंदर? लैरिंग्स रीजन के अंदर और इनटू द ट्रैकिया। लैरिंग्स क्या है? लैरिंग्स एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है, टोटल 9 कार्टिलेजेस का बना है। 3 सिंगल होती हैं और 3 पेयर्ड होती हैं, जिसका सिर्फ एक काम है साउंड प्रोडक्शन करने का। जितनी ज्यादा कार्टिलेजेस की वोकल कॉर्ड पे टेंशन आएगी उतनी ही पिच जो होगी वो साउंड, पिच की जो साउंड होगी वो हाई होगी, इसीलिए हम इसको साउंड बॉक्स बोलते हैं। ड्यूरिंग स्वेलोइंग, स्वेलोइंग मतलब जब आप फूड को स्वेलो कर रहे हैं उस टाइम पे जो आपका ग्लोटिस होता है वो कवर्ड होता है किसके थ्रू? एक थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, थिन और इलास्टिक, जिसको हम क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस बोलते हैं। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, थिन इलास्टिक कार्टिलेजिस आपका फ्लैप। वो क्या करता है? प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू द लैरिंग्स, आपके लैरिंग्स के अंदर फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है। फिर इसके बाद आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या? एक स्ट्रेट ट्यूब है, एक्सटेंड होती है कब कहाँ तक? आपके मिड थोरेसिक कैविटी तक। फिर वो आगे जाके डिवाइड हो जाती है एट द फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, कहाँ पे? राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकी के अंदर। अब हर एक ब्रोंकी आगे रिपीटिव डिवीजन करेगी, प्राइमरी से बनेगी सेकेंडरी, सेकेंडरी से बनेगी टर्शियरी और फिर बनेंगे आपके ब्रोंकियोल्स, और उसी से एक लास्ट वाला ब्रोंकियोल होता है थिन टर्मिनल ब्रोंकियोल जिसको हम बोलते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है जिसको मैं अलग कलर से हाईलाइट कर रही हूँ। देखो द ट्रेकिया, आपका जो ट्रेकिया है प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी और टर्शियरी ब्रोंकी और इनिशियल ब्रोंकियोल, ये सभी की सभी कार्टिलेजिनस रिंग जो ट्रेकिया पे हमने बताई थी ना, सी शेप इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, उसके थ्रू कवर्ड होती हैं, क्योंकि ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंडक्टिंग जोन है। कंडक्टिंग जोन जो सिर्फ और सिर्फ एयर को कंडक्ट करने का काम करेगा, उसके थ्रू कोई डिफ्यूजन नहीं होगा। अब इसके बाद आने वाले जो पार्ट्स होंगे ना आफ्टर टर्मिनल ब्रोंकियोल, वो सारे के सारे रेस्पिरेटरी जोन में आएंगे, जो रेस्पिरेटरी जोन में डिफ्यूजन होता है, जिसके थ्रू देखो अब क्या लिखा हुआ है, ईच टर्मिनल ब्रोंकियोल, हर एक टर्मिनल ब्रोंकियोल आगे थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलराइज बैग लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको हम बोलेंगे एल्वियोलाई। और इसी ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकी को, जो बहुत सारी ब्रोंकी एक जगह इकट्ठी होकर एक नेटवर्क बना लेती हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। एंड एल्वियोलाई आपका कंप्राइज होती हैं लंग्स के अंदर। तो हमारे पास 2 लंग्स हैं जो डबल लेयर मैम्ब्रेन के थ्रू कवर्ड है, जिसको हम बोलते हैं प्लूरल मैम्ब्रेन, और उन दोनों प्लूरल मैम्ब्रेन के बीच में फिल्ड रहता है प्लूरल फ्लूइड। वो प्लूरल फ्लूइड क्या काम करता है? आपका फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है। आउटर जो प्लूरल मैम्ब्रेन, जो बाहर वाली प्लूरल मैम्ब्रेन है, वो आपकी थोरेसिक इज इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द थोरेसिक लाइनिंग, जबकि जो इनर प्लूरल मैम्ब्रेन है वो आपकी लंग सरफेस के कांटेक्ट में होगी। बाहर वाली आपके रिब केज के कांटेक्ट में, अंदर वाली डायरेक्ट लंग से कांटेक्ट में होगी। उन दोनों के जो बीच की कैविटी है उसको हम प्लूरल कैविटी, और फ्लूइड जो भरा रहता है उसको प्लूरल फ्लूइड बोलेंगे, जो फ्रिक्शन रिड्यूस कराने का काम करेगा। क्लियर? चलो, द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, जो एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से ओपन होके आपका टर्मिनल ब्रोंकियोल तक जा रहा है, उसको तो हम बोलेंगे कंडक्टिंग पार्ट।
और आपका एल्वियोलाई वाला पार्ट और उसके आगे जितना भी रेस्पिरेटरी एक्सचेंज वाले जो पार्ट होंगे, जिनको मैं अभी लिखवाऊंगी आपको, उसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी जोन। अब जो आपका कंडक्टिंग पार्ट है उसको सिर्फ इतना काम है कि एटमॉस्फेयर से एयर लेके एल्वियोलाई तक पहुंचाना, एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वियोलाई तक ट्रांसफर करना। और उसके अंदर अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, बिकॉज जो ये कंडक्टिंग पार्ट के पार्ट्स है ना सारे, प्राइमरी ब्रोंकी सेकेंडरी, ये सिलिएटेड होते हैं, सीलियास प्रेजेंट होते हैं जो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। इट फॉर्म फॉरेन पार्टिकल, ह्यूमिडिफाई करेगा और ऑल्सो ब्रिंग द एयर टू बॉडी टेम्परेचर। चलो इसी को ना हम पहले डिटेल में कर लेते हैं, नहीं तो आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि मैम ये सब क्या बता रहे हो। देखो ये आपका ट्रेकिया था, कार्टिलेजिनस रिंग्स। अब ट्रे के आगे दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, इसको मैंने बोला आपका राइट ब्रोंकी या फिर प्राइमरी ब्रोंकी, इसको मैंने बोल दिया आपका लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकी। यहां तक क्लियर है। अब ये प्राइमरी ब्रोंकी देखो अब क्या बनेगा, प्राइमरी ब्रोंकी या फिर इसको ब्रोंकस भी बोल सकते हैं। प्राइमरी ब्रोंकस आगे डिवाइड होके बनाएगा सेकेंडरी ब्रोंकस, जैसे कि ऐसे बनाएगा अपने अंदर से ऐसे, तो ये बोलेगा सेकेंडरी ब्रोंकस, ये आपका बनाएगा। फिर सेकेंडरी ब्रोंकस आगे फिर डिवाइड होके ऐसे ये बनाएंगे, तो हम इसको बोलेंगे आपका टर्शियरी ब्रोंकस। फिर टर्शियरी ब्रोंकस के बाद आएगा आपका टर्मिनल ब्रोंकस, टर्मिनल ब्रोंकस या फिर टर्मिनल से पहले एक इनिशियल ब्रोंकस भी हम लिख सकते हैं, इनिशियल ब्रोंकियोल जिसको हम बोल देते हैं, इनिशियल ब्रोंकियोल, मतलब ब्रोंकियोल का सिर्फ इनिशियल वाला पार्ट। और फिर इसके बाद आता है टर्मिनल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल। और टर्मिनल ब्रोंकियोल फिर आगे डिवाइड होगा और बनाएगा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। फिर ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल आगे डिवाइड होके बनाएगा एल्वियोलर डक्ट, जिस एल्वियोलर डक्ट के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होगी, एल्वियोलाई प्रेजेंट होगी। अब देखो इसको, मैंने अब ये डायग्राम आपका रफ कर रही हूँ, यहीं पे मैं आपको सारी चीजें नोट डाउन करा देती हूँ। देखो बच्चों, अभी जितना मैंने आपको बताया ना, ये इनिशियल ब्रोंकियोल तक, इनिशियल ब्रोंकियोल तक का जो पार्ट होता है हम इसको बोलते हैं आपका कंडक्टिंग जोन, जो सिर्फ और सिर्फ गैस के कंडक्शन का काम करता है। यहां से लेके यहां तक के जोन को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी जोन, रेस्पिरेटरी जोन। अब देखो कंडक्टिंग जोन को हम लिखते हैं ऐसे, कंडक्टिंग जोन का सबसे पहला काम, इसके अंदर कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती हैं और यहाँ पे कोई कार्टिलेजिनस रिंग्स नहीं होती, नो रिंग्स। पहला डिफरेंस आपका ये हो गया। फिर इसके बाद ये वाली जो कंडक्टिंग जोन है ये आपका बना होता है सिंपल सिलिएटेड कॉल्यूमना प्लस सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से, ठीक है। अब इनके अंदर आपकी म्यूकस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं। अब ये म्यूकस ग्लैंड क्या काम करती हैं, आपकी जो भी एयर आ रही है इंस्पायर्ड एयर, उस इंस्पायर्ड एयर को मॉइस्चराइज करने का काम करती हैं, उसको आपके बॉडी के टेम्परेचर के साथ मेंटेन कराने का काम करती हैं। उसको जो एयर आ रही है वो किसी भी टेम्परेचर की आ रही है, उसको आपके बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसका टेम्परेचर वो करा देगी, ये काम। अब हमारी जो रेस्पिरेटरी जोन होता है ये आपका लाइंड अप होता है बाय सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम के थ्रू। अब सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम जहां पे भी होगा वहां पे हमेशा याद रखना डिफ्यूजन होगा, क्योंकि फ्लैट टिश्यूज होते हैं, फ्लैट टिश्यूज के थ्रू बहुत इजीली डिफ्यूजन आपका हो जाता है। डिफ्यूजन क्या होता है, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की साइड मूवमेंट होना।
और अगर हम बात करें टोटल एल्वेलाई हमारे 300 मिलियन के आसपास होती हैं। इन एल्वेलाई की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो बहुत थिन होती है, उसी की वजह से डिफ्यूजन बहुत इजी हो जाता है। तो ये पूरा का पूरा आप फ्लो चार्ट बना लेंगे, बना लोगे। चलो अब हम एनसीईआरटी पे आते हैं। देखो अब हमने क्या देखा कि जो कंडक्टिंग पार्ट है वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट कर रहा है एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वेलाई तक लेके आ रहा है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर उसके अंदर आ रहा है, उस फॉरेन पार्टिकल को वहां से रिमूव कराने का काम करेगा, ह्यूमिडिफाई करेगा और आपकी जो बॉडी टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग एयर को लेके आएगा। एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल, जो एक्सचेंज पार्ट मतलब जो आपका रेस्पिरेटरी वाला पार्ट है वही एक एक्चुअल साइट है जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर। तो कंडक्टिंग जोन का तो सिर्फ कंडक्टिंग जो पार्ट है उसका सिर्फ इतना काम है एटमॉस्फेरिक एयर तक को लंग्स के अंदर तक लेके आना। और लंग्स कहाँ पे सिचुएटेड होता है, आपके थोरेसिक चैम्बर में सिचुएटेड होता है। एनाटॉमिकली एक एयर टाइट चैम्बर हम इसको बोलते हैं। थोरेसिक चैम्बर आपका फॉर्म्ड होता है डोर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, मतलब पीछे की साइड वर्टिब्रल कॉलम होता है, आगे की साइड इसमें स्टर्नम प्रेजेंट होता है और साइड वेज इसके अंदर रिब्स प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम देखें इसके लोअर साइड में एक डायफ्राम प्रेजेंट होता है, इसको डोम शेप डायफ्राम बोलते हैं। अब देखो ये चीज कैसे लिखोगे आप लोग, यहाँ पे हमने क्या बोला, आपका डोर्सली तो प्रेजेंट होता है आपका वर्टिब्रल कॉलम, पीछे की साइड है आपका वर्टिब्रल कॉलम और पीछे एक बार डोर्सल हो गया। अब अगर हम बात करें एंटीरियर, आगे की साइड क्या होता है आपका स्टर्नम होता है जिसको हम वेंट्रली भी बोल देते हैं। और साइड वेज में आपका क्या प्रेजेंट होता है, आपके रिब्स प्रेजेंट होता है, जैसे कि ये मैं आपका डायग्राम बना रही हूँ ऐसे, ऐसे ही तो होता है आपका थोरेसिक पूरा चैम्बर। आगे ये आपका ऐसे स्टर्नम होता है, जैसे स्टर्नम से आपके रिब के जैसे अटैच होता है। तो ये तो आपका लेटरल रिब्स हो गए, ये रहे। और नीचे की साइड आपका ऐसे डोम शेप डायफ्राम। फिर आगे जाके हम देखेंगे जो आपकी रिब्स होती है ना, इनके अंदर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ये मसल्स इनके अंदर, जैसे कि सपोज करो आपकी एक रिब ये हो गई, आपकी ये हो गई, एक तो एक्सटर्नल वाली तो आगे की साइड ऐसे प्रेजेंट होती हैं और इंटरनल वाली पीछे की साइड ऐसे प्रेजेंट होती हैं। इनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो रिब्स के बीच में प्रेजेंट होती हैं, इंटरकोस्टल मसल्स। और इनको हम बोलेंगे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। क्लियर। चलो फिर से एनसीईआरटी पे आते हैं। द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स, जो आपका लंग्स का एनाटॉमिकल सेटअप है थोरेक्स कैविटी के अंदर, इज सच दैट एनी चेंज इन द वॉल्यूम, अगर आपकी वॉल्यूम के अंदर कोई भी चेंज आ रहा है आपकी थोरेसिक कैविटी, इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग। मींस थोरेसिक कैविटी का जैसे ही चेस्ट साइज इंक्रीज होगा तो आपका चेस्ट कैविटी का साइज भी इंक्रीज होगा। सिर्फ यहाँ पे ये इतना आपका कहना चाह रहे हैं। सच एन अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट बहुत असेंशियल है एक नॉर्मल ब्रीथिंग के लिए। सो वी कैन नॉट डायरेक्टली एल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, हम पल्मोनरी वॉल्यूम को कभी भी डायरेक्टली एल्टर नहीं कर सकते। क्लियर। यहां तक बताओ सारी चीजें क्लियर हुई आप लोगों को या नहीं। चलो फिर अब हम आगे चलते हैं। देखो अब आगे आता है कि रेस्पिरेशन के अंदर कुछ स्टेप्स आते हैं। पहला स्टेप आप ब्रीथिंग करेंगे जिसको हम पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोलते हैं। ब्रीथिंग आप इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन करेंगे जिसके थ्रू क्या होगा, जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो आपकी बॉडी के इनसाइड जाएगी एंड आपके जो सेल्स CO2 प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आपकी बॉडी से रिलीज आउट होंगे। ये जो आपका गैसेस का डिफ्यूजन होगा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, ये एल्वियोलर मैम्ब्रेन के थ्रू होगा। एल्वियोलर मैम्ब्रेन, जो एल्वियोलर के बाहर जो मैम्ब्रेन होते हैं उसको एल्वियोलर मैम्ब्रेन बोलते हैं। और आपकी पूरी बॉडी के अंदर गैसेस कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगी, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करेंगी। डिफ्यूजन होगा आपका ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड के और टिश्यूज के साथ भी। यूटिलाइजेशन बाय ऑक्सीजन, ऑफ ऑक्सीजन का जो यूटिलाइजेशन है वो सेल करेंगे कैटाबॉलिक रिएक्शन के लिए। कैटाबॉलिक रिएक्शन मैंने आपको बताया था, C6H12O6 ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाना CO2 प्लस H2O प्लस
एटीपी के अंदर, एंड फिर वहां से रिलीज क्या होती है, वो CO2 रिलीज होती है। हमारा मेन चीज क्या है, उस CO2 को बॉडी से बाहर निकालना। पूरा सेलुलर रेस्पिरेशन आप आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जब हम आपका प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे वहां पे। ये वाली चीजें बताओ मुझे क्लियर हुई सबको या नहीं, एवरीथिंग क्लियर? चलो अब हम आते हैं आपके प्रोसेस पे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। आखिरकार ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म है, जो हम अब तक डील कर रहे थे, इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन, उसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट करें ये वाली चीज पढ़ना। चलो अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के मैं आप लोगों को खुद से नोट्स बनवाती हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे आपको डायग्राम शो हो रहा है इंस्पायरेशन का, तो जितना मैं लिखवा रही हूँ पहले उसको लिखो, उसके बाद एनसीईआरटी रीड करेंगे हम लोग। इंस्पायरेशन का मतलब क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हम पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। इंस्पायरेशन का मतलब होता है एयर आपकी एंटर कर रही है लंग्स के अंदर, एयर एंटर इनटू लंग्स। यही हुआ ना, कौन सी एयर एंटर कर रही है लंग्स के अंदर, देखो डायग्राम को देखो और पॉइंट्स बनाओ, सिर्फ इतना काम करना। एयर एंटर हुई, कौन सी एयर हुई, ऑक्सीजन आपकी। ऑक्सीजन जैसे ही आपके लंग्स के अंदर एंटर होगी तो जो आपके नीचे डायफ्राम है, डोम शेप्ड डायफ्राम, ये डायफ्राम आपका क्या होगा, नीचे की साइड शिफ्ट होगा। तो आप लिखो यहाँ पे डायफ्राम, क्योंकि अभी ये कैसा है, ऐसा डोम शेप है। अब जब ये नीचे की साइड शिफ्ट होगा तो इसका शेप फ्लैट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बताओ। तो अब आपका जो डायफ्राम है वो हो जाएगा फ्लैट, और कैसे होगा, वो लोवर्ड होगा जब नीचे की साइड शिफ्ट होगा। जैसे एयर एंटर हुई, आपकी कैविटी का साइज बढ़ाने के लिए डायफ्राम को नीचे की साइड शिफ्ट होना होगा। अब जैसे डायफ्राम नीचे की साइड शिफ्ट हुआ तो आपका जो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा या नहीं होगा, तो लिखो उस पॉइंट को, थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम इंक्रीज। इतना पॉइंट क्लियर। अब मैंने आपको बताया था आपकी जो दो रिब्स होती है ना, जैसे कि मैंने रिब्स बता दी, इनके अंदर मसल्स प्रेजेंट होती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और इंटरनल। अब याद कैसे रखोगे कहाँ पे कौन सा यूज होता है, आई के साथ हमेशा ई यूज करना है। जहां पे आई, आई मतलब इंस्पिरेशन, इंस्पायरेशन आप करोगे तो वहां पे आप यूज करोगे कौन सी मसल्स, ई वाली मसल्स। ई से कौन सी बनती है आपकी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटर, सॉरी इंटरनल नहीं, इंटर, यस, इंटरकोस्टल मसल। अब यहाँ पे हमेशा याद रखना, इंस्पिरेशन के टाइम पे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल आपकी हेल्प करेंगी। अब वो क्या करेंगे, वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे आपका जो रिब्स है वो पुल होगा, बाहर की साइड पुल होगा। जब रिब बाहर की साइड पुल होगा तो आपका जो स्टर्नम होता है बीच में, ये ऐसे स्टर्नम है, ऐसे ही आपका रिब्स, देखो है ना। अब यहाँ पे आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स क्या करें, अपने आप को पुल कर रही है बाहर की साइड। तो ये जो आपका स्टर्नम है ये अपवर्ड मूव करेगा या नहीं करेगा, और थोड़ा सा आउटवर्ड मतलब बाहर की साइड मूव करेगा। तो ये आपका जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, चेंजेस किसके अंदर लाती है, स्टर्नम के अंदर चेंजेस लाती हैं, क्योंकि स्टर्नम से ही आपकी रिब्स अटैच हैं। तो स्टर्नम को ये क्या करा देंगी, अपवर्ड मूवमेंट कराएंगी, और उसके साथ साथ आउटवर्ड बाहर की साइड मूव कराएंगे। बताओ ये चीज। अब जैसे ही स्टर्नम बाहर की साइड आएगा और ऊपर की साइड मूव करेगा तो उसकी वजह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा या नहीं होगा, होगा है ना। तो इसको हम बोलते हैं कि आपका थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में आपका थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम हुआ इंक्रीज। क्लियर। अब इसके साथ साथ आपकी यहाँ पे एब्डोमिनल मसल्स भी कुछ रोल प्ले करती हैं। अब एब्डोमिनल मसल्स क्या काम करेंगी, एब्डोमिनल मसल्स इस कंडीशन में हो जाएंगी रिलैक्स। ये चीज आपको याद रखनी है। पहली चीज, इंस्पायरेशन के टाइम पे क्या होगा, एयर लंग्स पे एंटर होगी तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा तो आपका जो डायफ्राम है वो थोड़ा नीचे की साइड शिफ्ट होगा। अब नीचे की साइड शिफ्ट होगा तो जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है वो बाहर की साइड अपने आप को पुल करेंगी, बाहर की साइड वो अपने आप को पुल करेंगी, स्टर्नम ऊपर की साइड जाएगा और थोड़ा बाहर की साइड आएगा, उसको हम बोलते हैं एंटीरियर मतलब आगे की साइड, और थोड़ा पोस्टीरियर एक्सिस आपका बनेगा। और उसके साथ साथ
एब्डोमिनल मसल्स आपकी रिलैक्स करेगी। बताओ ये पूरा प्रोसेस क्लियर हुआ या नहीं हुआ इंस्पायरेशन का। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सपायरेशन में क्या होता है। मैं अलग अलग स्लाइड्स में बता रही हूँ, लेकिन आप इसको ना साइडवेज लिखेंगे। आप अपने पेज का 2 पार्टीशन करेंगे, एक साइड इंस्पायरेशन लिखेंगे, एक साइड एक्सपायरेशन लिखेंगे, तो वो बहुत यूजफुल होता है आपको दोनों प्रोसेस मेमोराइज कराने में। अब बताओ एक्सपायरेशन में क्या होगा, गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकलेगी, निकलेगी ना। चलो लिखो। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, एयर लीव्स द लंग्स। अब कौन सी एयर लीव करेगी लंग को, कार्बन डाइऑक्साइड एयर आपकी लीव करेगी। अब पहला चीज आपका जो डायफ्राम है वो क्या करेगा, वहां पे डायफ्राम आपका फ्लैट हो रहा था, यहाँ पे डायफ्राम आपका ऊपर की साइड शिफ्ट होगा, मतलब डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा। पहले फ्लैट हो गया था, फ्लैट से वापस डोम शेप हो जाएगा, क्योंकि अब उसको थोड़ी कैविटी का साइज डिक्रीज करना है। तो जैसे ही डायफ्राम रिलैक्स होगा, डिक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अब जो आपकी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, अब जो आपकी मसल्स हैं एक्सटर्नल में कौन सी, ई के साथ कौन सी यूज करेगा आप, आई वाली यूज करोगे, तो यहाँ पे आएंगी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल। अब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल यहाँ पे क्या करेंगी, यहाँ पे वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, आपके रिबकेज को पुल करेंगी, लेकिन इनका मूवमेंट, वहां पे स्टर्नम का मूवमेंट हो रहा था, किसकी वजह से, एक्सटर्नल की वजह से, यहाँ पे भी इंटरनल की वजह से स्टर्नम का मूवमेंट होगा, लेकिन कैसा होगा, जस्ट उसका अपोजिट। वहां पे अपवर्ड हो रहा था, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा, जस्ट अपोजिट बिल्कुल। वहां पे आउटवर्ड हो रहा था, तो यहाँ पे इनवर्ड हो जाएगा। क्लियर, वहां पे इसकी वजह से आपका एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस बन रहा था, अब यहाँ पे कैसा बन जाएगा, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस बन जाएगा, ये चीज क्लियर। अब यहाँ पे एब्डोमिनल मसल्स का क्या काम आएगा, एब्डोमिनल मसल्स। अब देखते हैं एब्डोमिनल मसल्स क्या करेंगी, यहाँ पे एब्डोमिनल मसल्स आपकी वहां पे रिलैक्स कर रही थी, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। तो पूरा प्रोसेस फिनिश इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का मैकेनिज्म का। क्लियर, अब चलो एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। अब एनसीईआरटी में हमें बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। ब्रीथिंग के अंदर 2 स्टेजेस होते हैं, इंस्पायरेशन जिस प्रोसेस में एटमॉस्फेरिक एयर को हम बॉडी के अंदर लेते हैं, इज ड्रॉन इन। एक्सपायरेशन में क्या होगा, जो एल्वियोलर एयर है, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर रिलीज करेंगे। मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, लंग्स के अंदर और लंग्स से बाहर जो मूवमेंट करा रहे हैं एयर का, इज बाय क्रिएटिंग ए प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स और एटमॉस्फेयर। ये वाला कंसेप्ट आपको आगे समझ में आएगा कि कैसे प्रेशर ग्रेडियंट हम बना रहे हैं लंग्स के बीच में और एटमॉस्फेयर में, ताकि ये गैसेस का मूवमेंट हो रहा है। ये वाला कंसेप्ट अभी नहीं आपको समझ आएगा। इंस्पायरेशन में क्या हो रहा है, क्या ना कर, इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, जो लंग्स के अंदर का प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर से क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। अब देखो सिर्फ एक कंसेप्ट याद रखना है यहाँ पे, क्या कंसेप्ट आपको याद रखना है, डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन हमेशा सिर्फ तब पॉसिबल होगा जहां पे एक साइड हाई कंसेंट्रेशन होगी, एक साइड लो कंसेंट्रेशन होगी। अब खुद सोचो, इंस्पायरेशन में मुझे क्या कराना है, ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेके जाना है, बॉडी के अंदर। तो एटमॉस्फेयर में अगर मैं बात कर रही हूं तो ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए ना, और हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन कम होनी चाहिए, तभी तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लंग्स में जाएगी। अब कंसेंट्रेशन का मतलब होता है यहाँ पे पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। जो आपकी ऑक्सीजन गैस का पार्शियल प्रेशर है वो सिर्फ, अब पार्शियल प्रेशर आप बोलोगे मैम कैसे निकालते हैं, देख लो उसको भी। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को आप कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, ऑक्सीजन कितनी परसेंट होती है, 21% होती है, तो इसको आप क्या करोगे, 760 होता है ना आपका टोटल, ये 760 टोटल आपका प्रेशर होता है, तो आप इसको क्या करोगे 760 इंटू 21/100,
ये आप कर दोगे पार्शियल प्रेशर। किसी भी गैस का निकालना हो 760 मल्टीप्लाई जितनी उसकी परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में डिवाइडेड बाय 100, ये कर दो तो यहां से आपका निकल के आ जाएगा 159 mmHg। मीन्स ये वाला जो पार्शियल इतना प्रेशर की ऑक्सीजन बाहर प्रेजेंट है। अगर हम लंग्स में बात करेंगे तो लंग्स में कंपैरेटिवली लो होगी, वो कितनी होगी मैं आपको आगे बताऊंगी, बट ये वाला कंसेप्ट याद रहेगा। अब आप खुद सोचो, मुझे लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, मेरे लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन कम होनी चाहिए ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड तभी तो बाहर जाएगी। सेम टिश्यूज में अप्लाई होगा। अब टिश्यू में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन कम होगी, तभी तो टिश्यू से ब्लड की साइड फ्लो होगा, तभी तो टिश्यू से ब्लड की साइड डिफ्यूजन होगा। तो ये हर एक चीज डिपेंड करेगी प्रेशर के ऊपर। क्लियर? चलो, अब देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स। यहाँ पे हमेशा लंग्स के अंदर एक नेगेटिव प्रेशर होगा विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर, मतलब लंग्स के अंदर प्रेशर कम होगा एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर, तभी आपका डिफ्यूजन ऑफ गैसेस पॉसिबल हो पाएगा। सिमिलरली अगर हम एस्पायरेशन में बात करेंगे, जब आपका इंट्रापुल्मोनरी मतलब आपके जो लंग्स के अंदर का प्रेशर है ना वो ज्यादा होगा, जैसे अभी बताया मैंने यहाँ पे, जब ज्यादा होगा किससे, एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर, तब आपका एक्सपायरेशन पॉसिबल होगा। अब इसके साथ साथ ये तो प्रेशर वाली चीज हो गई, अब और क्या क्या चीजें हेल्प करेंगी इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में, डायफ्राम एंड अ सेट ऑफ मसल्स। कौन सी, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, जो आपके रिब्स के बीच में होती हैं, इस ग्रेडियंट को जनरेट कराने में हेल्प करेंगी जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। इंस्पायरेशन आपका इनिशिएट होगा जब आपका डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, आपका थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज होगा एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में, जो मैंने आपको लिखवाया। नेक्स्ट, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कहाँ पे यूज करेंगे, आई के साथ, ई के साथ आई, मतलब इंस्पायरेशन में याद बात कर रहे हैं, आपके रिब्स को अपवर्ड मूव कराएगा। अब नेक्स्ट देखो ये रहा, एंड स्टर्नम जो होगा वो क्या करेगा, आपके वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर को इंक्रीज करा देगा, कब, आपके डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में, कब, जब आपका एक्सपायरेशन होगा। सो ओवरऑल इंक्रीज जो होगा थोरेसिक वॉल्यूम, वो क्या करेगा, एक सिमिलर इंक्रीज करा देगा आपके पुल्मोनरी वॉल्यूम के अंदर। जैसे ही पुल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ उसकी वजह से जो इंट्रा पुल्मोनरी प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो फोर्सफुली क्या करेगा, एयर को फ्रॉम एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर मूव कराएगा, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंस्पिरेशन या फिर इंस्पायरेशन। अब रिलैक्सेशन होगा डायफ्राम का और इंटरकोस्टल मसल्स आपकी रिटर्न आ जाएंगी, स्टर्नम आपका नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा, आपका थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, देयर बाय पुल्मोनरी वॉल्यूम भी आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, इंट्रापुल्मोनरी प्रेशर स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जिसकी वजह से आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, causing the expulsion of air from the lungs, लंग्स से गैसेस बाहर निकलेगी। जो प्रोसेस इंस्पायरेशन में होता है जब उसका रिवर्स हो जाएगा बिल्कुल, उसकी वजह से आपका एक्सपायरेशन होगा। सो वी हैव द एबिलिटी, हमारे अंदर इतनी एबिलिटी है टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कराना एंड एक्सपायरेशन की स्ट्रेंथ को विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल, जो हमारी एब्डोमिनल मसल्स की मैंने बात की। तो अगर हम एवरेज की बात करें, ह्यूमन पर मिनट कितना बार ब्रीथ करता है, 12 से 16 टाइम एक मिनट में वो ब्रीथ करता है। सो द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व हो रही है इस ब्रीथिंग मूवमेंट में, हम उसको एस्टिमेट कर सकते हैं स्पायरोमीटर। सो बच्चों स्पायरोमीटर क्या है, स्पायरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज किया जाता है, यूज टू मेजर पुल्मोनरी वॉल्यूम, पल्मोनरी वॉल्यूम को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अब ये इंस्ट्रूमेंट आपका ग्राफ दिखाता है, क्या, स्पायरोमीटर की वजह से आपके ऐसे ग्राफ्स आएंगे, ये ग्राफ मैं आपको दिखाऊंगी, इन ग्राफ को हम बोलते हैं स्पायरोग्राफ, जिसको देख के हम ये बता देते हैं कि कितना वॉल्यूम है, कितनी कैपेसिटी है, जो क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शंस को चेक करने में हेल्प करता है। बताओ यहां तक सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई या नहीं? अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, आपका ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे इंस्पायरेशन होता है, कैसे एक्सपायरेशन, तो वो सारी चीजें यहां तक हमने क्लियर कर लिया। क्लियर एवरीथिंग?
अब यहाँ तक हमारा फिनिश हुआ। अब हम आपका नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे आपकी पल्मोनरी वॉल्यूम कौन कौन सी होती हैं, पल्मोनरी कैपेसिटीज क्या होती हैं, कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेज आपका होता है। आई होप नेक्स्ट लेक्चर में आपका पूरा चैप्टर मैं ये फिनिश करा दूंगी। उसके बाद फिर हम आपका क्या करेंगे, वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाला रूटीन हम फॉलो करेंगे। क्लियर? तो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, प्लीज शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड लाइक जरूर करना। थैंक यू।